हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। सो वी वर डूइंग ऑप्टिक्स एंड फिजिक्स। लास्ट जो लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पोर्शन अपना कंप्लीट किया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अब तक जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तो हम सिंपली क्या कह रहे थे, इट इज नथिंग बट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग द मीडियम, ऑन स्ट्राइकिंग द प्लेन सरफेस इन द सेम मीडियम। इसमें क्या हो रहा था कि सिर्फ जो लाइट है उसका पाथ डेविएट हो रहा था ऑन स्ट्राइकिंग सम प्लेन सरफेस। उस केस में हमारा मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, हम सेम ही मीडियम के अंदर बात कर रहे थे। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसकी जो प्राइमरी कंडीशन ही यही होती है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ओनली देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसमें क्या होता है कि लाइट का जो पाथ तो चेंज होगा ही होगा, स्पीड भी जो है इसकी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। मान लीजिए अगर आपकी एक लाइट है, लाइट वेव क्या कर रही है आपकी, लाइट रे आपकी क्या कर रही है, एयर में ट्रेवल कर रही है। एयर में ट्रेवल करते करते वो क्या करती है, वाटर के अंदर एंटर कर जाती है। तो जो इसकी जो स्पीड एयर के अंदर थी वही सेम स्पीड वाटर में नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें मीडियम का चेंज आ गया। पहले एयर एज अ मीडियम एक्ट कर रहा था, अब एज अ मीडियम वाटर एक्ट कर रहा है। तो वाटर के अंदर वेलोसिटी जो है लाइट की वो कुछ और होगी एज कम्पेयर टू एयर। तो अब ऐसा क्यों होता है कि ये रिफ्रैक्शन क्यों होती है कि जो लाइट का जो पाथ है वो डेविएट हो जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो इसका कॉज क्या है? द रीजन बिहाइंड दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। हर मीडियम में जो लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट है। सो दस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट स्पीड चेंजेस। इसीलिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे, हमने इसी बेसिस पे, बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडियम को भी दो भागों में कैटेगराइज किया है। क्या क्या? दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब हम बताएंगे कि किस मीडियम को हम एक रेयरर मीडियम कह रहे हैं और किस मीडियम को हम लोग डेंसर मीडियम कह रहे हैं और क्यों। सो नाउ अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जैसे कि एयर, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मोर है। और अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और एयर या वैक्यूम के कंपैरेटिवली जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसे हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर एंड वाटर। नाउ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 raised to power 8 meter per second, which is less than that of the air, but more than that in the glass. So water is optically denser in comparison with air, but it is optically rarer than glass. इन्होंने अब क्या किया है, तीन मटेरियल को कंपेयर करके दिखाया है। हमने एक एयर लिया जिसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम कंसीडर करके चलते हैं, समहाउ 3 into 10 raised to power 8 meter per second। उसके बाद हमने लिया हमारा वाटर लिया जो थोड़ा ऑप्टिकली डेंसर है एज कम्पेयर टू द एयर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या थी? 2.25 into 10 raised to power 8 meter per seconds। और फिर जो थर्ड कैटेगरी हमने ली वो क्या लिए? ग्लास। अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम किसके अंदर है? एयर के अंदर है। और उसके बाद थोड़ी जो डिक्रीमेंट आती है किसमें आती है? वाटर के अंदर थोड़ी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होती है। फर्दर जब आप मूव करते हो ग्लास के अंदर, है ना, तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों में से अमंग थ्री जो सबसे रेयरर मीडियम है वो क्या है? एयर है। और सबसे जो डेंसर है वो क्या है? ग्लास है। और ये हमने किस बेस पे कंक्लूड किया? बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। ठीक। सो दिस इज हाउ वी कैन कैटेगराइज वेदर द मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक केस आता है हमारे पास। इट इज फाउंड दैट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। अब ये दो मीडियम को जो सेपरेट करती है, एक आपकी इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। कहते हैं जब कोई भी लाइट आपकी, मान लीजिए ये आपकी जो रे है वो इंसिडेंट रे है जो रेयरर मीडियम दैट इज एयर के अंदर ट्रैवल कर रही थी, और एयर में ट्रैवल करते करते वो किस में एंटर किया? उसने ग्लास के अंदर एंटर किया।
और जैसे ही वो ग्लास में एंटर किया इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑल्दो ये जो रे थी इट वाज एक्सपेक्टिंग टू ट्रैवल नॉर्मली, सीधा जाना था उसे, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे मीडियम में सेकंड मीडियम के अंदर ट्रैवल किया फ्रॉम वन मीडियम, ठीक, तो उसमें क्या हुआ, जो रे ऑफ लाइट थी इट बेंड स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, तो इसी तरह क्या होता है कि जब लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर जाती है, अगर मैं इस जगह से देखूं तो डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम के अंदर जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्जर्व वेदर योर सिस्टम इज या योर मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर और रेडियर। अब यहाँ हमने रिफ्लेक्शन शो की है कि सेकंड में व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, यहाँ हमारी जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। ये आपका फर्स्ट मीडियम क्या है, ग्लास है, विच इज कंसिडर्ड एट डेंसर मीडियम, और ये जो सेकंड है आपका वो क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, विच इज एयर। तो जब ऐसा होता है कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इन दैट केस लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस के अंदर स्ट्रिक्टली कभी भी आई आर के इक्वल नहीं होता। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग हमेशा कहते हैं कि आई मस्ट बी इक्वल टू आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मीडियम चेंज होना ही होना है। मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी ही होगी। तो जो लाइट है वो या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। तो उस केस के अंदर जो आपका आर है उसे आई के इक्वल फिक्स रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक, सो थर्ड केस है आपके पास एक्सेप्शनल एक आता है कि आप सोचो कि आपकी जो वो रे ऑफ लाइट है वो डेविएट ही ना करे इवन इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये कब होता है, इन दैट केस व्हेन यू आर इंसिडेंस एंगल जो आपका जीरो है, दैट इज यू आर फॉलिंग द लाइट नॉर्मली अलोंग द नॉर्मल। जब आपकी लाइट फॉल करती है तो इट गोज स्ट्रेट लाइन विदाउट बीइंग डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, लेकिन हालांकि उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड विल डेफिनेटली चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। उसमें कुछ वो नहीं होगा, रियायत नहीं है कि वो सेम रहेगी, वो बदलेगी। नेक्स्ट आता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है आपस में, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि उस मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट कितनी बेंड करेगी। ठीक है, अगर बेंड ज्यादा करेगी तो क्या होगा, इट विल मूव मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर कम बेंडिंग है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, जिस तरह की ऑप्टिकली रेयर मीडियम के अंदर अगर वो ट्रेवल कर रही है आपकी लाइट रे, तो वो ज्यादा जो सी है उसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, उसकी बेंडिंग एबिलिटी वो क्या है, ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर मूव कर रही है तो उसकी जो बेंडिंग एबिलिटी है वो क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, the refractive index of glass is always greater than that of the refractive index of the water, which means speed of light is less in glass and more in air. तो refractive index आपका क्या बनेगा, speed of light, ये रेशो है बेसिकली किस किस का, speed of light in vacuum to the speed of light in the medium। यानी हम किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को किससे कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक, since the speed of light in air is almost equal to the speed of light in vacuum air एक ही बात है, दोनों में हम speed of light सेम ही कंसीडर करके चल रहे हैं। so for all practical purpose we can write air as vacuum, या लिख सकते हैं वैक्यूम की जगह हम लोग एयर भी कंसीडर करके चल सकते हैं। तो इन दैट केस जो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह का होगा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक, इन दोनों के रेशो, इन दोनों का जो रेशो है वो हमें क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप यहाँ भी देखें तो इनमें एक इन्वर्सली रिलेटेड है, दे बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होगी वो क्या होगी, कम होगी। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इन दैट केस जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, तो इस तरह अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है तो उसकी हेल्प से आप लोग क्या जज कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जज कर सकते हैं, कम होगी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन अ ग्लास एज द मीडियम एंड वी आर राइटिंग अ रिलेशन ऑन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ द स्पीड ऑफ
एयर कितनी है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो कितनी है 2 × 10⁸। अगर मैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूँ ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर, वो क्या निकलेगा मेरे पास n के बराबर होगा। इन रेशियोज को अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास एक मैथमेटिकल वैल्यू आ जाएगी, और ये मैथमेटिकल वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 1.5 की क्या है, इट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विच इज 1.5 विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द वैक्यूम। तो इसके बेसिस पर अब हमें पता लग गया कि ऑप्टिकली डेंसर रेयर मीडियम क्या होते हैं और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। तो नाउ वी आर एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि हमारे पास 2 लॉज थे, किसके लिए थे, रिफ्लेक्शन के 2 लॉ थे, उसी तरह हमारे पास 2 लॉज आते हैं, 3 लॉज निकल करके आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के। क्या कहते हैं ये, इनका कहना है कि whenever light goes from one medium to another medium, the frequency of the light and the phase of the light do not change। कहते हैं कि but velocity of the light and the wavelength of the light change। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। क्या चेंज नहीं होता, ना तो उसका फेज चेंज होता है, ठीक है, और ना ही उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। यानी फ्रिक्वेंसी एंड फेज आपके सेम रहते हैं, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होते हैं, ठीक। और जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल है, दे ऑल्सो लाई इन द सेम प्लेन। ये आपकी उसी तरह जो रिफ्लेक्शन में थी केस वही है। सो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट। अगर किसी भी पॉइंट पे मैं निकालती हूँ, मान लीजिए ओ पे मैं यहाँ निकालती हूँ, तो इसमें क्या होगा, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर दैट इज आर आई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है किसी भी मीडियम में वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साइन क्या है, आई है, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए मैंने एयर के लिए ये लिखा है, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम 1 विच वॉज एयर इंटू साइन I1 विच इज द, ये आपका साइन I1 हम लिखा सकते हैं, ये R1 लगा सकते हैं। अगर मैं इसे μ1 कह रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसे μ2 कह रही हूँ, ठीक है, μ2 कह रही हूँ, तो उस केस में मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ कि फर्स्ट, ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, ये थर्ड लॉ ने कहा है आपके कि किसी भी मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और उसी मीडियम के अंदर जो साइन ऑफ द एंगल आई इंसिडेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट को इन्होंने क्या कहा है, कांस्टेंट। अगर मैं एयर की बात करूं जो मेरा प्रीवियस केस था, उस केस में अगर मैं देखूं μ1 वाज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम 1 एंड साइन I1 इज द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द एयर, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द μ2 दैट इज refractive index of the medium second which was glass and sine of the incidence of the angle I2। अगर मैं I1 को क्या कंसीडर करती चलती हूँ I, और I2 को क्या लेकर चलती हूँ, रिफ्रैक्शन दैट इज R, तो उस केस के अंदर मैं ये वैल्यूज अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला आता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल्स टू द साइन ऑफ द एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है μ12, इट रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द 1। सो दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। जो आपका थर्ड लॉ है रिफ्रैक्शन का, वो आपको क्या देता है, स्नेल्स लॉ देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये हमारा जो जनरल इंट्रोडक्शन था रिफ्रैक्शन के बारे में। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी एंड यू लाइक द वीडियो। Don't forget to press the like button and do subscribe my channel. Thank you so much.